हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने लास्ट कर लिए थे। 71 से शुरुआत करते हैं। कौन बच्चे हमको ज्वाइन किए हुए हैं, कौन बच्चे इनको देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं पहले अपने बारे में कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने को मिलते हैं। जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 12th में है या 11th में भी हैं इवन, तो वो सभी आके यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, यहाँ आके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करते हैं नीट और मेंस के लिए। हाँ, अगर आप 12th के न्यूमेरिकल पोर्शन को भी अच्छा करना चाहते हैं, बोर्ड देना चाहते हैं, तो आप इसको आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये 12th का फिजिक्स का जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5 ये चल रहा है। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके मतलब ये 5th चल रहा है, 4 तक हम पूरे कर चुके हैं। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन किए जाते हैं। उन 100 क्वेश्चन में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं और साथ में पुराने आए हुए जेईई मेंस के और नीट के क्वेश्चन होते हैं। चलो करते हैं शुरू। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71, चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। A perfectly diamagnetic sphere has a small spherical cavity at its center which is filled with a paramagnetic substance. The whole system is placed in a uniform magnetic field B. Then the field inside the paramagnetic substance is much larger than B, parallel to B, B0, much larger than B but opposite to B. देखो इन्होंने पहले तो सवाल समझते हैं कि है क्या। इन्होंने दिया है बच्चों, ये दिया है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है जो कि किससे बना हुआ है, आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है। ओके, उसमें बीच में से जगह खाली है, कुछ जगह खाली है। उस खाली जगह में हमने भर दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां पे हमने भर दिया बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बाहर कौन सा सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब डायामैग्नेटिक क्या करता है, ये बाहर वाला डायामैग्नेटिक है, अंदर वाला पैरामैग्नेटिक है। अब आपको इसके लिए डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब हम इसको किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो भाई डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है कि वो फील्ड को अपने से दूर भगाता है। मान लीजिए यहां पे ऐसे फील्ड लगा हुआ है ऐसे, और आप इसके अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखो तो वो इन लाइनों को अपने से दूर कर देगा, ऐसे कर देगा, इस तरह से कर देगा। मतलब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल अपने से लाइनों को दूर करता है। बेसिकली इसका फंडा ये होता है कि इसके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, डायामैग्नेटिक के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसकी वजह से डायामैग्नेटिक के अंदर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। बाहर का फील्ड इस डायरेक्शन में, डायामैग्नेटिक में इस डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों मिलकर कम हो जाते हैं क्योंकि इधर का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए हम इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो फील्ड की लाइनों को दूर कर रहा है। दूर कर रहा है मतलब अपने अंदर का फील्ड कम कर रहा है। ये डायामैग्नेटिक का काम है। पैरामैग्नेटिक बिल्कुल इसके उलट करता है। पैरामैग्नेटिक को रखोगे वो लाइनों को अपनी तरफ खींच लेगा, अपने अंदर का फील्ड बढ़ा लेता है। ये पैरामैग्नेटिक की कहानी है कि पैरामैग्नेटिक क्या करता है, अपने अंदर के फील्ड को बढ़ाता है। ये अपने अंदर के फील्ड को बढ़ाता है, ये कम करता है, ऐसे समझ लो। अब यहां क्या है, यहां दोनों है, डाया भी पैरा भी। अब डाया बाहर है तो डाया क्या करेगा, लाइनों को अपने से दूर करेगा, इस तरीके से करेगा। पैरा क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, पर पैरा तो बहुत अंदर है ना। तो डाया ने क्या कर दिया कि इस फील्ड का जो मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा। डायामैग्नेटिक का काम है फील्ड को कम करना, तो वो इस एरिया में फील्ड को कम कर देगा। यहां फील्ड नहीं है, यहां फील्ड नहीं है, यहां फील्ड नहीं है। अब पैरा क्या करेगा, फील्ड को
अपने अंदर बढ़ाएगा, पर भाई साहब फील्ड अपने अंदर तभी तो बढ़ाएगा जब उसके पास फील्ड पहुंचेगा। फील्ड की लाइनें पहुंचनी तो चाहिए उस तक। अब ये पैरामैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को अपनी तरफ खींच रहा है, पर खींच तो तब रहा है ना जब उसके अंदर से फील्ड की लाइनें निकल रही है। डायामैग्नेटिक लाइनों को दूर कर देता है, जिससे कि यहां फील्ड की लाइनें होंगी ही नहीं, यानी है तो ये खींचेगा कौन सी लाइन? इसके पास तो फील्ड की लाइनें हैं ही नहीं, इसलिए इसके अंदर का जो फील्ड होगा वो तो जीरो है। भाई आप ऐसे सोचो, पैरामैग्नेटिक यहां है और उसके चारों तरफ डायामैग्नेटिक है। फील्ड की लाइनें आई, डायामैग्नेटिक में से निकली, डायामैग्नेटिक ने उनको बाहर कर दिया, बाहर जाओ। अब वो फील्ड की लाइनें जब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ने बाहर कर दिया उनको, तो पैरामैग्नेटिक तो बीच में है ना, वो खींचता है अंदर। अब अंदर तो तब खींचेगा ना जब लाइनें होंगी। डायामैग्नेटिक में पहले ही लाइनें बाहर चली गई, तो वो लाइनें खींच ही नहीं पाएगा, इसलिए अंदर का फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मैंने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 72 पे पहुंचे, देखते हैं क्या दिया है। एन आयरन रोड ऑफ वॉल्यूम 10 to the power minus 3 meter cube and relative permeability, okay, 10 to the power 3 कह लो या 1000 कह लो, is placed as a core in a solenoid with 10 turns per centimeter. If current of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod will be. Okay. सवाल ये है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है। पहले सोलेनॉइड की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या क्या दी है। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं पर सेंटीमीटर, कितने? 10 टर्न्स, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, मीटर में चाहिए। तो 10 टर्न्स, सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर लिख लो, इसे ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सोलेनॉइड के पास। 1 मीटर में 1000 टर्न्स है। ओके, अब इस सोलेनॉइड में करंट कितना है? तो करंट दिया है 0.5 एम्पियर का। एक बात बताओ, सोलेनॉइड में करंट चलते ही सोलेनॉइड के अंदर एक फील्ड पैदा हो जाएगा, वो फील्ड कितना होगा? बी। उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर के फील्ड को कहते हैं हम एक्सटर्नल फील्ड। वो कितना होगा? तो बी एक्सटर्नल वो होगा। बेसिकली आप कहोगे कि सर सोलेनॉइड के अंदर पैदा हो रहा है तो इंटरनल होना चाहिए। नहीं नहीं, ये एक्सटर्नल क्यों कहा जा रहा है उसको समझो। जब आप इसके अंदर रॉड डालेंगे, सोलेनॉइड पहले से है, उसके अंदर करंट चल रहा है, उसके अंदर पहले से एक फील्ड चल रहा है, उसके अंदर रॉड डालेंगे तो रॉड के लिए वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा, क्योंकि वो रॉड का फील्ड नहीं है, वो फील्ड सोलेनॉइड का है। तो वो पहले से सोलेनॉइड के अंदर वो फील्ड मौजूद है, इसीलिए रॉड के लिए वो एक्सटर्नल फील्ड का काम करता है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल बोल रहा हूं मैं। तो बी एक्सटर्नल वो कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड से आप उसकी एच की वैल्यू निकाल सकते हो, बी एक्सटर्नल अपॉन में म्यू नॉट। तो यहां से सोलेनॉइड के लिए एच की जो वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? बी एक्सटर्नल को क्या लिखते हैं? एच का फॉर्मूला होता है बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट। एक्सटर्नल फील्ड कितना आया? म्यू नॉट एन आई अपॉन में म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एच की वैल्यू आ गई एन आई। एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? एन आई। अब आपको पता है ना, आपको याद होगा कि किस तरीके से आप एच की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। पुराने बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता था इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो सोलेनॉइड के अंदर की। अब इसके अंदर रॉड डालेंगे। अभी तक तो सोलेनॉइड की कैलकुलेशन है कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आ गई एच। एच से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, पुराने बहुत सारे सवाल हमने इस पे किए हैं। तो एच आ गया एन इंटू आई। अब एक बात बोलो, उन्होंने और क्या दिया
चलो अभी तक तो ये सोलेनोइड की कैलकुलेशन हुई। उन्होंने क्या दिया, और उसके अंदर एक आयरन रोड डाल रहे हैं। ये है इसके अंदर आयरन रोड, लो जी ये मैं ऐसे बना दी, ये आयरन रोड। तो ये जो आयरन रोड इसके अंदर डाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, V 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आयरन रोड का वॉल्यूम है, ठीक है। और उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी को याद करो क्या होती थी, तो परमिबिलिटी होती थी आपकी, याद आया, परमिटिविटी और परमिबिलिटी दो चीजें थी, म्यू तो परमिबिलिटी होती थी और एप्सिलॉन जो होता था वो परमिटिविटी होती थी। तो म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी वो हो गई 1000, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ठीक है, रॉड की जिस मटेरियल से वो बनी है रॉड, उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। अब पूछा गया है सवाल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रॉड, जब वो रॉड इसके अंदर जाएगी तो ये खुद मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेट बनेगी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब याद करो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था। अब मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैं याद करूं तो हम आई से उसको निकालते थे, मैग्नेटिक मोमेंट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आप बोलते थे आई की वैल्यू क्या होती थी, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट को, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, I इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन V। अगर मैं यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू निकालूं तो I इंटू V आ जाएगी। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब I और H में आपस में क्या कनेक्शन था, H तो है हमारे पास, उससे I निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है। I और H में रिलेशन ये था, ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू होती थी I अपॉन में H। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो वो काई इंटू H आ जाएगी। लेकिन आप कहोगे सर अब काई नहीं है, काई है म्यू आर, काई क्या है, काई ये कहां से आया म्यू आर, तो काई की वैल्यू होती थी म्यू आर -1, उठा के यहां रख दो, तो I हो जाएगा आपका म्यू आर -1 इंटू में H। उठा के I की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो म्यू आर -1 इंटू में H इंटू में V, बस हो गया काम। म्यू आर की वैल्यू कितनी है, म्यू आर दे रखा था, हाँ ये रहा 1000 -1 इंटू में H कैपिटल H की वैल्यू ये निकाली थी हमने यहाँ से n इंटू आई, n क्या था 10⁻³ और इंटू में I की वैल्यू 0.5 इंटू वॉल्यूम 10⁻³ ये रहा वॉल्यूम 10⁻³ +3 -3 कट गए, ये बन गया 999 इंटू में 0.5, ये बन गया आपका। और ये आंसर कितना बनेगा, अगर पॉइंट हटाऊं और 10 लिखूं, इससे इसको काटूं 2, तो ये आ जाएगा 999/2, आपका आंसर हो गया 999/2, ठीक है जी। नाइन 999/2 मीटर क्यूब, बाकी सब सही है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था हमने। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्न्स थे 10⁻3, ठीक है, और इंटू में 5, ओके सही है। तो ऑप्शन क्या बैठ रहा है इसका, ऑप्शन बैठ रहा है 5 × 10⁻², हाँ अप्रोक्स यही बैठेगा, यही बैठेगा। इसको अगर डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 500 आ जाएगा भाई, 500 सॉरी 1000 नहीं 100, तो 500 5 × 10⁻², ऑप्शन नंबर बी ये बैठ गया, ठीक है। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़े फॉर्मूले रिवाइज करके तब बैठा करो।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 73, ए मैग्नेट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 10⁻⁻2 आई कैप का मतलब उसमें डायरेक्शन भी है। ओके, एक मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है एम वेक्टर, और उसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2 आई कैप का मतलब इस तरफ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये एक मैग्नेट रखी हुई है, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इन्होंने आई कैप के जरिए दे दी, इस तरफ है एक्स की तरफ। अब आपको पता है इनकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो इधर साउथ रखा है, इसका इधर नॉर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इससे आगे कहा इन्होंने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें टाइम लगातार बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है और किस डायरेक्शन में दे रखा है। देखो यहाँ पे भी आई कैप दिया हुआ है, ये थोड़ा नीचे की तरफ लगा हुआ है लेकिन ये इसके साथ ही है, तो इसका मतलब यह है मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। और कितना है बी कॉस ओमेगा टी, और आई कैप को मैंने यहाँ लिख लिया, मतलब इस तरफ है। ठीक है, अब इसने ओमेगा की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी। ओमेगा और बी दोनों कांस्टेंट है, बी की वैल्यू 1 टेस्ला और ओमेगा की वैल्यू है 0.125 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ठीक है। ओके, अब यहां से वर्क डन पूछा है फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, उसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है, इधर करनी है, ऐसे करनी है। तो यार ये तो एक सिंपल सा सवाल हो गया कि मैग्नेट जिस भी डायरेक्शन में है अगर उसको थीटा एंगल घुमाना है तो θ1 से θ2 तक घुमाने में उसको कितना वर्क करना पड़ता है। वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास, बस वही लगाना है। वो था फॉर्मूला mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये लगाना है। θ1 फिलहाल कितना है, m और b एक ही डायरेक्शन में है तो θ1 हो गया 0 डिग्री, और जब इसको घुमा के रिवर्स करोगे तो θ2 कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो mb cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, mb cos 0 1 हो गया माइनस cos 180 माइनस 1 हो गया, तो 1 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2, तो 2mb आ जाएगा। w इक्वल्स 2mb, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। m और b की वैल्यू रख लो, w इक्वल्स टू 2mb, m का वैल्यू था 10⁻⁻2 और b का वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे निकालना पड़ेगा, तो इसमें t की जगह 1 रखो, ओमेगा की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो। तो वैसे तो फॉर्मूला है, मतलब b का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, उठा के रख दो b cos ओमेगा t, वैल्यू रखो सबकी, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, b की वैल्यू 1 और cos ओमेगा टी 0.125 इंटू में 1, ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू में cos 0.123 का मतलब हो गया 125, 0.125 का मतलब हो गया 1/8, 0.125 पर इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, या तो ऐसे करें, ये 0 के काफ़ी करीब है तो ये वैल्यू 1 के काफ़ी करीब होगी, शायद उससे आंसर बन जाए, क्योंकि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है। जब छोटा एंगल होता है 0 के करीब होता है तो cos 0 1 के करीब हो जाएगा, रख के देख लेते हैं भाई 1 के करीब, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 नहीं 2 इंटू 10⁻⁻, सॉरी क्या 2 इंटू 10⁻⁻2 था ये, तो इसको मल्टीप्लाई, ये अगर 1 रखें तो इसको मल्टीप्लाई करके 0.02 जूल आ रहा है,
आंसर तो सही बैठ गया, क्योंकि वैसे तो इसकी वैल्यू निकालनी पॉसिबल है नहीं भाई। मान लो 0.125 बिना कैलकुलेटर के कैसे निकलेगा, कॉस 0.125। तो यही थोड़ा सा लॉजिक था इसमें कि इसकी वैल्यू को क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, जीरो के करीब है एंगल जब जीरो के करीब होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है कॉस की, कॉस जीरो, वो 1 के करीब होती है। तो ये 1 के करीब मान ली मैंने, 1 के करीब हो गई ये वैल्यू। उठा के यहाँ पे रख के देखा, हाँ काफ़ी, सबसे ज़्यादा करीब में अगर 1 के करीब में मानोगे, एकदम 1 भी नहीं मानोगे तो 0.99 बनेगी, तब भी इसके करीब ही आएगा आंसर। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट था यहाँ कि कॉस की वैल्यू अगर एंगल जीरो के काफ़ी करीब है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो वो 0.02 के करीब आंसर हमारा ये बैठ रहा, और कोई चांस बन नहीं रहा, वैसे बिना कैलकुलेटर के होता ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, करते हैं इसको। A bar magnet is demagnetized by inserting it inside a solenoid of length 0.2 मीटर। ओके, एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ दी हुई है 0.2 मीटर की, बिल्कुल ठीक। 100 टर्न्स, इसके अंदर 100 टर्न्स हैं। ओके, एंड कैरिंग ए करंट 5.2 एम्पियर का करंट है। कोर्सिविटी आपको बार मैग्नेट की बतानी। देखो कोर्सिविटी का मतलब हो गया यहाँ पे, जब हम सोलेनॉइड के अंदर किसी मैग्नेट को डालें उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो हमें बिल्कुल उसके बराबर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आप उसको लगाओगे, जितना सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है, एच बोलोगे, उसके बराबर ही आपको, मतलब जो इसकी एच है, ये एच उतनी रखनी पड़ेगी जितनी मैग्नेट की है। तो मैग्नेट, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि कोर्सिविटी जो होगी मैग्नेट की, वो उतना इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगी, तब जाके उसको डीमैग्नेटाइज करने जाओ। और आसान शब्दों में समझो, ऐसे समझो कि मैग्नेट को आपने इसके अंदर डाला और आप चाहते हो ये मैग्नेट अब मैग्नेट ना रहे, डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको उसकी उसकी अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। अगर ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कितना लगेगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसकी कोर्सिविटी के बराबर होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये जो H है ना इसके अंदर, यही ये मैग्नेट की कोर्सिविटी के बराबर होना चाहिए। तो यही कोर्सिविटी हो गया यहां पे, कोर्सिविटी। ठीक है, तो जो बस मुझे, मेरा काम है अब जब मैग्नेट की कोर्सिविटी मतलब सोलेनॉइड का H निकालने का। H का फॉर्मूला क्या होता था, इसके अंदर का फील्ड, मतलब जो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड, उसको हम एक्सटर्नल फील्ड बोलते थे, और अपॉन में म्यू नॉट। फील्ड कितना आता था, म्यू नॉट एन आई अपॉन में म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, H की वैल्यू आ गई एन आई। तो बस ये रखो यहाँ पे, तो हमारा कोर्सिविटी का फॉर्मूला आ गया एन आई, एन है, एन निकाल लेंगे, ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो टोटल टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएंगे। टोटल टर्न कितने हैं, कैपिटल एन, लेंथ से डिवाइड कर दो, इनटू में आई। टोटल टर्न्स हो गए 100, लेंथ हो गई आपकी कितनी 0.2 मीटर, इनटू में आई, इसके अंदर का करंट है 5.2, इससे डिवाइड करो इसको, इससे इसको काटो, ये आ जाएगा आपका 26 और 2600, ये H की वैल्यू आ गई आपकी, कोर्सिविटी की वैल्यू आ गई 2600। ठीक है, यूनिट भी लिख लो इसकी, एम्पियर पर मीटर करके ये कोर्सिविटी की वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर है 3rd। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था,
नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, करते हैं इसकी बात। इसमें कहा ए मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। एक मैग्नेटिक निडल है, ऐसे समझ लीजिए, इधर नॉर्थ इधर साउथ, और ये अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे करके हिल रही है, ऐसे 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 करके हिल रही है, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया हुआ है m, उसकी वैल्यू दे रखी 6.7 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है 7.5 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, ये SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ है वो है 0.01 टेस्ला। टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होता था, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 2 पाई अंडर रूट में ये था आपका I अपॉन में MB। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पे। जब भी कोई मैग्नेटिक निडल क्या होती है, मैग्नेट ही होती है। तो मैग्नेट, जब भी कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है और उसको थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा ऑसिलेशन करती है, ऐसे ऐसे हिलती है। तो उसका एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड कहते हो आप जिसको, वो उसका फॉर्मूला है। 10 ऑसिलेशन का निकालना इंटू 10 कर देंगे, पहले से निकाल लो। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आई की वैल्यू कितनी थी 7.5 10⁻⁻6 अपॉन एम की वैल्यू 6.7 10⁻⁻2, बी की वैल्यू 0.01 टेस्ला। ओके, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 10⁻⁻2 से काट दो तो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 बचा, पॉइंट हटाओ, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻2 से अपॉन में 6.7, ये आ गया 6.28 और अंडर रूट में 7.5 10⁻⁻2 बचा अपॉन में 6.7। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वैसे थोड़ा आइडिया हम ना ऐसे लगा सकते हैं, 7.5 6.7 अप्रोक्स 1 ही आएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे से ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये कट के 1 आ जाएगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा, 10⁻⁻, मैंने मान लिया ये कट गया, इससे 1 आ गया क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। फिर 10⁻⁻2 का अंडर रूट करेंगे तो 10⁻⁻1 बाहर आ जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻1। अब ये एक ऑसिलेशन का टाइम है, 10 का कितना होगा, इंटू में 10 कर दो, इंटू 10, 10⁻⁻1 प्लस 1 कट जाएंगे, 6.28 के करीब आ जाएगा। अब आंसर तो यार 6 पॉइंट में 2 है, एक ये है एक ये है, नहीं, पूरा करके ही देखना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन करके ही देखनी पड़ेगी। वैसे आंसर जो है 6.28 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, पर ज़्यादा ये भी है ज़्यादा ये भी है। अब बात यहाँ तक जा रही है नहीं जा रही ये नहीं पता, लेकिन एक बात सुनो, करके ही देखना पड़ेगा। चलो करके देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। ये बना 75 डिवाइड बाई 67, 75 डिवाइड बाई 67, 1.12 आ गया ये। अंडर रूट करो इसका, अंडर रूट में 1.12 1.05 बैठ गया है, 1.05 83 तो 1.06 बैठ गया है अप्रोक्स, इनटू में 6.28 और 10 की पावर इसमें से निकल कर आएगी -1। तो
इक्वल मल्टीप्लाई 6.28, ये बन गया 6.648 इंटू 10⁻⁻1। ये एक का टाइम है तो 10 का कितना होगा इंटू 10, ये तो कट ही जाएगा, 6.648 के करीब आ रहा, यही आ रहा, ऑप्शन डी आ रहा, ये नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस, और मेरे ख्याल से आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से ये क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे। डेली का डेली कुछ कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी करते रहोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चलती रहेगी। ठीक, तो बाकी आप लोगों को क्लास सेशन में मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए, वर्बली बताइए ऐसे ही। ठीक, चलिए कल मिलते हैं बाकी।